अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग रिसर्च का चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था इसका प्रीवियस चैप्टर क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, वो इसकी डेफिनेशन इसकी आई हुई है पेपर में। ठीक है, यूएचएस में इसको डिफाइन करना है। उसके बाद इसके पर्पसेस इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। और आगे इसकी टाइप्स हैं जिसको हम अप्रोचेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है। अब ये आपने इसका एमसीक्यू याद करना है। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, जिसमें हम खुद जो है वो डाटा लेते हैं पेशेंट से, सॉरी पर्सन से, इंडिविजुअल से। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। मतलब इसमें जो पर्सन है वो खुद अपना जो एक्सपीरियंस है या जो भी फिनोमेना उसने एक्सपीरियंस किया होता है उसको वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन इन द सिचुएशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसमें पर्सन ने जो भी एक्सपीरियंस किए है, जो भी फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, तो वो उसी को हम डिस्क्राइब करवाते हैं उससे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पर्सन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। अब उसके बाद जो रिसर्चर का काम क्या होता है, रिसर्चर ने उसकी जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी उसने डिस्क्राइब किया होता है, उसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी इंडिविजुअल जहाँ से हम डाटा ले रहे हैं, उनके वर्ड्स को रिसर्चर ने एनालाइज करना होता है और उनके वर्ड से मीनिंग निकालना होता है। मतलब कि फिर रिजल्ट्स निकालना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जो वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पार्टिसिपेंट ने, उसको फिर रिसर्चर ने प्रॉपर डिस्क्राइब करना होता है। डैट प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। तो उससे क्या होता है कि जो भी एक्सपीरियंस हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो उसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रमोट होती है। तो ये इसकी प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। इसको 2 पार्ट्स में बताया हुआ है कि पहले ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये हम क्यों यूज करते हैं और रिसर्चर का क्या रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपने यहाँ तक करनी है। उसके बाद हम देखें तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट स्टेप्स, जो साइकिल हमने पूरा पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो हमने 9 से 10 स्टेप्स वहाँ पे पढ़े थे। तो इसी तरह अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये भी हम पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये टेबल आपने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये होती है नेचुरल सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, नेचुरल सेटिंग, पार्शली कंट्रोल सेटिंग और हाईली कंट्रोल सेटिंग। तो ये जो हमारे पास इसका एमसीक्यू आपने याद करना है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नेचुरल सेटिंग में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। मतलब कि कंटेक्स्ट का मतलब है इन्वायरमेंट, कि जिस इन्वायरमेंट में हम जो फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। उसके बाद क्या है, रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट। अब जो इसमें रिसर्चर है उसका मेजर रोल होता है, क्योंकि इसने डाटा लेना होता है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसने उसके साथ प्रॉपर एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है पार्टिसिपेंट के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ताकि वो प्रॉपर जो है अपना एक्सपीरियंस बता सकें, डिस्क्राइब कर सकें। तो इसमें रिसर्चर का मेजर रोल होता है। तो रिसर्चर जो है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो ये लिखा हुआ, रिसर्चर इज द की रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा। इसमें हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा को यूज करते हैं। उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस, बोथ टाइप्स का एनालिसिस करते हैं। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। It refers to the examination of one's own beliefs, judgments, and practices during the research process and how these may have influenced the research। मतलब कि इसमें हमने पहले अपने बिलीव्स को, अपने जजमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन करना होता है, और फिर हमने देखना होता है कि ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस हमारे बिलीव्स का, हमारे एक्सपीरियंसेस का रिसर्च के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमने इसमें देखना होता है, रिफ्लेक्सिविटी को भी। उसके बाद क्या है, फोकसिस ऑन पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम इसमें फिनोमेना को देखते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट है वो हमारा मेजर फोकस होता है, उसके जो पर्सपेक्टिव हैं वो मेजर फोकस होते हैं हमारे। ठीक है,
उसके बाद हम इसमें यूज करते हैं इमर्जेंट एंड इवॉल्विंग डिजाइन, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, रिसर्च डिजाइन कौन सा हम इसमें यूज करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी फिनोमेना की, किसी भी सिचुएशन की। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ना इसका कंपैरिजन किया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम देखते हैं इसके क्या स्टेप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के। तो इन दोनों को हम साथ साथ कंपेयर भी करते हैं, इनको इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। ये हमने देखा था कि पहले हमारे पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम हमने लेनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने अपना रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है रिसर्च प्रोसेस में, ये हमने पढ़ा था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी गैप होता है नॉलेज के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है, एरिया ऑफ कंसर्न होता है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये गैप इन नॉलेज है। और इसमें क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमारे पास लिमिटेड नॉलेज हो, ठीक है, लिटिल मे बी नोन अबाउट द टॉपिक, और फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करें उसको, उस टॉपिक के ऊपर, ताकि हम उसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है दोनों की रिसर्च प्रॉब्लम में। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च पर्पस जो है उसको फार्मुलेट करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों में सेम इसकी बताई हुई है स्टेटमेंट के, जो हमारा रिसर्च पर्पस है वो रिलेट करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, दोनों में। उसके बाद क्या है, स्टडी मेथडोलॉजी, मतलब इसमें हमने क्या डिज़ाइन यूज़ करना है। तो ये सारे हमने पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन हमने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो दोनों में हम सिलेक्टेड टाइप का जो है डिज़ाइन चूज़ करते हैं कि हमारी टाइप कौन सी है, ठीक है। टाइप की बेस पे, पर्पस की बेस पे हम जो है वो डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, रिव्यू द लिटरेचर। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो हमारे पास होती है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें हम करते हैं एक्सटेंसिव रिव्यू, ठीक है, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें हम लिमिटेड लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है फ्रेमवर्क, इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं लास्ट लेक्चर में। तो इसमें जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च, अब इसमें जो रिसर्चर है वो यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता फ्रेमवर्क, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें वो फ्रेमवर्क की जगह जो है ना वो फिलोसफी यूज करता है, ठीक है। फिलोसफी का जो है ना मेजर रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, स्टेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर्स। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, हमने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, हाइपोथेसिस हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस ये पहले ही फार्मुलेट कर लेते हैं, पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर द डाटा कलेक्शन। लेकिन जो हमारे पास ये है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें जो रिसर्चर है वो जो क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, वो साथ साथ जो है वो बनाता है जैसे हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ द स्टडी, तो इसमें आपने डिफरेंस याद करना है, ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो तो हमारे पहले बन चुके, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और हाइपोथेसिस हैं वो पहले हमारे बन चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेरिएबल्स हमने डिफाइन करने होते हैं। अब ये भी हमने पढ़ा था, दो टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं, दो टाइप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो हमने इन दोनों वे में इसको डिस्क्राइब करना होता है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। इसमें ऐसा कोई स्टेप नहीं होता, कोई इसमें डेफिनेशन हमने नहीं देनी होती क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। उसके बाद क्या है कि अब ये मैंने आपको अभी बताया, इसकी डेफिनेशन के अंदर ये होता है करेक्टरिस्टिक के अंदर, कि ये होती है नेचुरल सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये स्टडी जो है, ये जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है, और ये जो होता है ये कंट्रोल सेटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल सेटिंग जो कि हमने पढ़ी थी कि लैब्स वगैरह में, ठीक है, और रिसर्च सेंटर वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रोल सेटिंग में भी हो सकता है और नेचुरल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नेचुरल इसी में होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सैंपल साइज है ना वो लार्ज होता है। ये आपने इसका एमसीक्यू याद करना है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें सैंपल साइज लार्ज होता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है। उसके बाद इसमें जो डाटा होता है वो होता है न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये होती है क्वांटिटेटिव स्टडी, तो इसमें क्वांटिटी की बात करनी है, डाटा की बात करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा की बात करनी है। लेकिन इसमें जो डाटा होता है वो होता है टेक्सचुअल डाटा, वर्बल डाटा, क्योंकि हमने क्या करना होता है इसमें,
पर्सन के एक्सपीरियंसेस को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है, उसके क्या वो उसने एक्सपीरियंस किया होता है, उसके वर्ड्स क्या थे, तो हमने उसके वर्बल और टेक्सचुअल डाटा कलेक्ट करना होता है इससे, ठीक है। और इसके अलावा बाद में आता है एनालिसिस। अब इसमें जो डाटा का एनालिसिस होता है ना, वो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को, टेबल्स को, चार्ट्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें होता है थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें हम थीम्स जनरेट करते हैं, कोड्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर हमने इसको जो डाटा लिया होता है उसको एनालाइज करने के बाद हमने उसको उसमें से रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो इसमें जो रिजल्ट्स हम शो करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में और फिगर्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हम ड्रॉ करते हैं, उसमें हम पूरा जो है वो अपने रिजल्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इमर्जिंग फ्रेमवर्क होता है इसमें। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने रिजल्ट्स निकाल लिए, इसको हमने इंटरप्रेट करना होता है। वही बात है कि इसमें टेबल्स और फिगर्स यूज करने होते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नरेशंस को यूज करना होता है, थीम्स को यूज करना होता है, ठीक है, कोटेशंस को यूज कर सकते हैं। तो इसमें यह डिफरेंस है। उसके बाद हमने अब रिजल्ट्स निकाल लिया, अब इसको हमने आगे डिस्कस करना होता है फाइंडिंग्स को, ठीक है, कंपेयर करना होता है प्रीवियस फाइंडिंग्स के साथ। ये दोनों में सेम स्टेप्स होते हैं, ठीक है। दोनों में हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या थी वो दोनों में बतानी होती हैं। क्या रिकमेंडेशन है, हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या आउटकम्स हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये दोनों में होता है, दोनों में सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस कुछ कुछ हैं बेसिक, वो आपने याद करने हैं। लाइक सैम्पल साइज के बारे में, ठीक है। उसके अलावा इसमें एनालिसिस के बारे में, इसमें होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में होता है थीमेटिक एनालिसिस, इसमें डाटा न्यूमेरिकल होता है, इसमें वर्बल होता है, टेक्सचुअल होता है। ये इसमें से कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आया हुआ है कि इसमें इसको आपने कंपेयर करना है इसके स्टेप्स को। तो इसमें एससीक्यू भी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये दो दो से तीन पेजेस जो है ना वो सारा इसी को बताया हुआ है, ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने सारा टेबल के अंदर पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब इसकी ना अप्रोचेज हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी ना लास्ट लेक्चर में। इसकी रिसर्च की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की चार अप्रोचेज थी, चार टाइप्स थी। उसमें डिस्क्रिप्टिव थी, उसके बाद कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। इसी तरह हमारे पास जो अब क्वालिटेटिव रिसर्च है इसकी भी चार अप्रोचेज हैं, चार टाइप्स हैं। अब ये चार टाइप्स कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, फिर एथनोग्राफिक रिसर्च, और लास्ट पे क्या है, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये चार इनकी, इसको हम टाइप्स भी कहते हैं और इसको हम अप्रोचेज भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आ जाए क्वेश्चन राइट डाउन द अप्रोचेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तब भी इसका यही आंसर है। अगर टाइप्स के नाम से आ जाए तब भी इसका यही आंसर है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने इन सब को जो है ना डिटेल में पढ़ना है, इनके टाइप्स को, इनकी अप्रोचेज को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, ये आपने वैसे रीड करनी है, हमने पढ़ भी ली थी। फिनोमेना क्या होता है उसमें थ्योरी में पढ़ा था, उसके बाद रिगर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था क्या होता है, ठीक है। ये आपने रीड करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी टाइप से। पहले टाइप हमारे पास क्या है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जो जो भी टाइप है ना उसको दो हेडिंग्स में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। पहले इसकी बताइए क्या ओरिएंटेशन, हर टाइप की, ठीक है, कि इसकी क्या ओरिएंटेशन है फिलोसफी के लिहाज से। और दूसरी बताई हुई है इसमें कि इसके क्या आउटकम्स हैं, इस रिसर्च की टाइप की क्या आउटकम्स हैं। तो हमने हर टाइप में इन दोनों हेडिंग्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की ओरिएंटेशन को। इसमें पहले हमने इसको डिफाइन करना है कि फिनोमेनोलॉजी क्या होती है। इट रिफर्स टू बोथ अ फिलोसफी एंड अ ग्रुप ऑफ रिसर्च मेथड्स congruent with the philosophy that guides the study of experiences और phenomena। मतलब कि इसमें उसने बताया हुआ है कि फिलोसफी और ग्रुप ऑफ रिसर्च मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिलोसफी का और ग्रुप ऑफ रिसर्च मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, और जो कि हमें गाइड करता है किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के बारे में, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे ये आपने रीड करना है, थ्रू आ phenomenological research study the researcher collect data from the person who have had the experience। मतलब कि जिस पर्सन ने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस की होती है, कोई फिनोमेना ऑब्जर्व किया होता है, तो हमने उस पर्सन से डायरेक्टली जो है वो डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। रिसर्चर का काम क्या होता है कि जिस पर्सन ने जो भी फिनोमेना एक्सपीरियंस किया होता है
उस पर्सन से डायरेक्टली जो है डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे दो अप्रोचेस बताई हुई हैं, ये आपने याद करनी है अच्छे से। दो साइंटिस्ट या दो फिलोसफर्स जो है ना, उन्होंने ये हमें दो अप्रोचेस दी थी रिसर्च की। इसमें सबसे पहली अप्रोच क्या है, हसल अप्रोच, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या है, हाइडिगर अप्रोच, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका मेन फोकस क्या था, ये हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं हसल अप्रोच, ठीक है। जो हसल अप्रोच है ना, इसकी क्या मेन फोकस था, डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर इसका मेन फोकस था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके वर्ड से याद करना है, डिस्क्रिप्टिव। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी किसी भी पर्सन ने जो भी फिनोमेना ऑब्जर्व की है, ये कोई सिचुएशन में उसको एक्सपीरियंस उसने किया है, तो हमने बस उस सिचुएशन को, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, इस रिसर्च के अंदर। इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एज दे आर लाइव्ड और इन phenomenological terms to capture the lived experience of study participants, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ से हम डाटा ले रहे हैं, हमने जस्ट उस पर्सन से उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है, ठीक है। उसके फिनोमेना के बारे में पूछना है, जैसे उसके साथ हुआ था, और वैसे हमने डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव से निकला, डिस्क्राइब करना। और इसके अलावा इसका एक और मेजर फोकस था कि इसमें उसने कहा था, जो रिसर्चर्स हैं ना, उसने अपने जो भी उसके कंसेप्ट हैं, जो भी उसके बाइसेस हैं, प्री कंसेप्शंस है, उसको उसने साइड पे रख देना है, ठीक है। उसको इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं करना फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। ये इसमें दो इसके मेजर फोकस थे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसने कहा था कि हमने इस पे फोकस करना होता है, और दूसरा इसने कहा था कि हमने जो भी रिसर्चर के बाइसेस हैं, या जो उसकी प्री कंसेप्शंस हैं, जो उसकी बिलीव्स हैं किसी भी फिनोमेना के बारे में, सिचुएशन के बारे में, उसको उसने उसमें इंक्लूड नहीं करना। उसने जस्ट जो भी पर्सन है, जो भी पार्टिसिपेंट है, उसके फिनोमेना को बस डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अपने को अंदर इन्वॉल्व नहीं करना। तो ये इसके दो आपने मेजर पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, थर्ड पे, कि इसने कहा था कि हमने जस्ट एक्सपीरियंस को कैप्चर करना होता है विदाउट इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनिंग और थियोराइजिंग। मतलब हमने इसमें कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, जस्ट हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड अप्रोच थी, वो थी हाइडिगर की, ठीक है। हाइडिगर ने कहा था कि इट वाज इम्पॉसिबल टू सेट असाइड वंस प्रीकंसेप्शन एंड अंडरस्टैंड द वर्ड नेवली। मतलब कि जैसे हमने इसमें देखा, जो रिसर्चर है उसने अपनी बाइसेस को, अपनी प्री कंसेप्शन को साइड पे रखना होता है, लेकिन ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी रिसर्चर अगर वो रिसर्च कर रहा है, वो किसी भी पर्सन के फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो अपनी जो प्री कंसेप्शंस है, अपने जो बिलीव्स है, वो भी उसके अंदर वो जो है वो डिस्क्राइब करेगा। दोनों को रिलेट करके जो है वो फिर जो है उसके फिनोमेना को, उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें उसने कहा था कि इम्पॉसिबल है अपनी रिसर्चर की अपनी प्री कंसेप्शंस को साइड पे रखना, ठीक है, और उसके फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसमें इसका दूसरा फोकस क्या था, जैसे कि अब इसमें हमने पढ़ा सिंपल डिस्क्राइब करता है रिसर्चर, ठीक है, फिनोमेना को, किसी भी एक्सपीरियंस को। लेकिन इसमें जो है इसका फोकस क्या था, इंटरप्रिटेटिव रिसर्च, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इसमें हमने डिस्क्राइब तो करना ही होता है, साथ में हमने उसके जो एक्सपीरियंस है, जो भी हमने फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था, उसको हमने एनालाइज भी करना है। उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है। इसमें दो वर्ड आपने यूज करने हैं, एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा बाय द रिसर्चर, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद अब यहाँ पे एक थर्ड और एक अप्रोच है, हेरमेन्यूटिक्स। हेरमेन्यूटिक्स जो है वो इसी की एक टाइप है इंटरप्रिटेटिव रिसर्च की, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और इसमें कौन सा एनालिसिस होता है, टेक्सचुअल एनालिसिस होता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, टाइप्स होती हैं डिफरेंट, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, टेक्सचुअल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये बस आपने यहाँ पे ये याद करना है कि इसमें हेरमेन्यूटिक्स में हम जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। इसमें हम थीम्स को, सब थीम्स को, और जो है ना कोर्स को जनरेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से याद करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तीनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, उनका मेजर फोकस क्या था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक हमने इसकी पढ़ ली ओरिएंटेशन। आगे हम देखते हैं इसका आउटकम, मतलब पर्पस क्या है इस रिसर्च की, इस टाइप का क्या पर्पस है जो हमारे पास है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसका मेजर पर्पस क्या होता है कि हमने किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता है थोरोली, ठीक है। उसकी कंप्लीट हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, कि वो जो पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, जो ऑब्जर्व किया, हमने उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना होता है, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकें, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में उसको राइट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आउटकम है, इसका पर्पज है। ये इसकी थी फर्स्ट टाइप, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड हम देखते हैं इसकी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ठीक है। इसकी सेकंड अप्रोच है, ये सेकंड टाइप है।
अच्छा, अब इसका जो मेन फोकस था ना, इसका जो मेजर जो फाउंडेशन थी वो किसके ऊपर थी? जो ये हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी है ना, वो बेस करती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी क्या कहती है? इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल डिफाइन रियलिटी एंड हाउ देयर बिलीव्स आर रिलेटेड टू देयर एक्शन। अच्छा, अब ये थ्योरी कहती है कि जो पर्सन के बिलीफ हैं, जो उसके वैल्यूज हैं, जो उसकी कस्टम्स हैं, वो कैसे रिलेट करते हैं उसके एक्शन के साथ, मतलब कि उनके बिहेवियर से कैसे शो होते हैं उनके बिलीव्स। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जैसे कि अब एक पर्सन है, उसके जो बिलीव्स हैं वो कैसे शो होंगे, उनके वर्ड्स के थ्रू, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, उनके बिहेवियर्स के थ्रू, उनकी क्लोथिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारे पास क्या किसके अकॉर्डिंग है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थ्योरी है। ठीक है, और इसके ऊपर ये हमारे पास जो ये टाइप है वो बेस कर रही होती है। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, थ्योरी को डिवेल्प कर रहे होते हैं, थ्योरी जो है वो जनरेट करते हैं इस रिसर्च से। ये आपने इसका एमसीक्यू याद करना है, द टर्म ग्राउंडेड मीन्स द थ्योरी डिवेल्प्ड फ्रॉम द रिसर्च। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी सिंपल सी। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें ना आपने की पॉइंट्स याद करने होते हैं। एक, इसका जो मेजर फोकस क्या था, ठीक है, किसके ऊपर बेस करती है, और इसके अलावा ग्राउंडेड का मतलब क्या है यहाँ पे? थ्योरी को जनरेट करना, थ्योरी को डिवेल्प करना। ठीक है, और सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी आपने याद करनी है कि ये क्या कहती है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसको हम कब यूज करते हैं। इट हैज बीन यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू स्टडी एरियाज इन विच लिटिल प्रीवियस रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड। मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज या ऐसी जो है ना प्रॉब्लम जिनके ऊपर कम स्टडी हुई है। ठीक है, तो हमने उन एरियाज को ज्यादा उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, न्यू व्यू पॉइंट्स लेने के लिए, न्यू पर्सपेक्टिव लेने के लिए जो है ना, हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। और स्टडी कौन सी हम करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज इनके ऊपर लिटिल रिसर्च कंडक्ट हुई होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाली अप्रोच, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो आगे आउटकम है, इसका पर्पस क्या है। इसमें वही बात कि हमने थ्योरी जनरेट करनी होती है, पूरी जो है ना थ्योरी डेवलप करनी होती है, तो इसमें हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, दो टाइप्स होती हैं फ्रेमवर्क को एक्सप्रेस करने की, शो करने की, या उसको डिमोन्स्ट्रेट करने की। एक होती है हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं फ्रेमवर्क को शो। ठीक है, डायग्राम की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, और या फिर उसको हम नरेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फ्रेमवर्क को। ठीक है, तो ये इसकी आउटकम थी, ये इसका पर्पस था। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है इसकी, वो है एथनोग्राफिक रिसर्च या एथनोग्राफिक अप्रोच। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड आपने याद करना है, एथनो मीन कल्चर। ठीक है, कि हम इसमें कल्चर की स्टडी करते हैं। किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर करना हो, उसको हमने देखना हो कि वो कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, कैसे मेंटेन हुआ है किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, तो हमने किस टाइप की स्टडी करनी होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च करनी होती है। ठीक है, इसमें हम पूरी डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी कल्चर के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक होती है एमिक अप्रोच, ठीक है, एक होती है एटिक अप्रोच। अब इसमें हमें डिफरेंस याद करना है। जो एमिक अप्रोच है, इसको हम अगर देखें, यहाँ से डिफाइन करें, स्टडिंग बिहेवियर्स फ्रॉम विद इन द कल्चर। मतलब कि उस कल्चर के जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, हमने उसी कल्चर को स्टडी करना है, प्रॉपर इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव को स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें आती है विद इन द कल्चर, या फिर इनसाइडर व्यू देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनसाइड द कल्चर, यहाँ से आपने वर्ड का याद क्या करना है? द एमिक व्यू फ्रॉम इनसाइड द कल्चर इज टिपिकली द गोल ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, एमिक अप्रोच में हम कल्चर के अंदर स्टडी करते हैं, उनके इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है ना एटिक अप्रोच, एटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? एज अ आउटसाइडर जो है उसके कल्चर को एनालाइज करते हैं, उस रीजन के कल्चर को एनालाइज करते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब हमारे पास जो है ना एमिक अप्रोच, इसमें हमारे पास एक कल्चर था। ठीक है, उसमें हमने जो भी उसके इंडिविजुअल्स थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, हमने उनके बिहेवियर को, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? एटिक अप्रोच में हमारे पास दो कल्चर होते हैं। ठीक है, या जो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम उनके कल्चर को जो है वो कंपेयर करते हैं, कि मतलब कि इनके कल्चर में क्या बिहेवियर्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, क्या बिलीव्स हैं, और इनके इनके क्या बिलीव्स हैं, क्या उनके बिहेवियर्स हैं। तो हमने इसमें क्या करना होता है? एज अ आउटसाइडर जो है वो कंपेयर करना होता है रिसर्च को। ठीक है, उनके सॉरी बिहेवियर को, उनके कल्चर को। ये होती है एटिक अप्रोच। ठीक है, इसमें आपने वर्ड याद करना है, की वर्ड इसमें होती है इनसाइडर अप्रोच, और ये होता है आउटसाइडर अप्रोच। ठीक है, एटिक होती है आउटसाइडर, और एक होती है इनसाइडर। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द कल्चर। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे जनरल बताया हुआ है कि जो कल्चर है वो दो टाइप्स का होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। कल्चर का आपका जो सब्जेक्ट था ना थर्ड ईयर में, टाइप्स ऑफ कल्चर, एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है,
जो मटेरियल कल्चर है उसमें क्या आता है कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, सिंबल्स ऑफ कल्चर, फैमिली, नेटवर्क्स, रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं ये होते हैं हमारे पास मटेरियल कल्चर। और जो हमारे पास नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें हमारे जो हमारे कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ठीक है, हमारे बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर है। तो हमने जो भी स्टडी इसमें कर रहा होता है पर्सन, जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने या फिर एथनोग्राफर्स, उसने क्या करना होता है, दोनों टाइप्स को स्टडी करना होता है, मटेरियल कल्चर को भी और नॉन मटेरियल कल्चर को भी, ठीक है, एज अ होल देखना होता है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ टर्म लिखी हुई है, फोकस्ड एथनोग्राफी। क्या होती है फोकस्ड एथनोग्राफी? ये होती है कि जब कोई भी रिसर्चर या कोई भी एथनोग्राफर जो है वो शॉर्टर टाइम में किसी एक स्पेसिफिक एरिया के कल्चर को स्टडी करता है ना, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उस कल्चर के जो भी कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, शॉर्ट टाइम स्पैन में और स्पेसिफिक कन्फाइंड एरिया को देखते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड एथनोग्राफिक स्टडी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब यहाँ पे दो टर्म्स और हैं, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। एक होता है इमर्जन और एक होता है गोइंग नेटिव, ठीक है। इमर्जन क्या होता है कि हमने किसी भी कल्चर को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने उसका जो भी है ना, हर चीज को देखना होता है, हर एस्पेक्ट को देखना होता है। जैसे उसकी लैंग्वेज, उसके जो भी नॉर्म्स हैं, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी डायमेंशंस, उसकी कम्युनिकेशन पैटर्न, उसके फैमिली पैटर्न, ठीक है, रिलीजन, उसके एक्सप्रेशंस, इमोशंस, ये सारा कुछ हमने स्टडी करना होता है। इसको हम कहते हैं इमर्जन, ठीक है, कि उस कल्चर में इमर्स हो जाना, ताकि हम उसको प्रॉपर जो है वो ऑब्जर्व करके उसको डिस्क्राइब कर सकें वहाँ के कल्चर को, ठीक है। इसको हम कहते हैं इमर्जन और ये हमने यूज करना होता है, इस फिनोमेना को हमने यूज करना होता है। लेकिन जो एक होता है हमारे पास गोइंग नेटिव, अब ये क्या है, इसको हमने बेसिकली अवॉइड करना होता है। ये और ये इसका क्या रोल होता है, इससे जो है ना हमारा जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा एनालिसिस होता है ना, ये उसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब गोइंग नेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें इतना ही ज्यादा नहीं इमर्स हो जाना उसका कि हम उस कल्चर का पार्ट ही बन जाएं, कि हम उस कल्चर को अडोप्ट ही कर लें, उसको ऑब्जर्व करते करते जो है अपनी आइडेंटिटी जो है उसको लूज कर लें, अपनी एबिलिटी जो है वो लूज कर लें, ठीक है। तो हमने इससे अवॉइड करना है। इसमें क्या होता है, द रिसर्चर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। जो रिसर्चर स्टडी कर रहा होता है ना वो उसी कल्चर का पार्ट बन जाता है, मतलब उसको वो इतना डीपली से इतना उसमें इमर्स हो जाता है ना कि वो अपनी जो एबिलिटी है ऑब्जर्व करने की उसको भी वो लूज कर देता है, ठीक है। तो इसमें इससे हमने अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसकी आउटकम क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसमें वही बात है कि हमने जो एथनोग्राफर है या जो भी एथ्रोपोलॉजिस्ट है उसने प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी होती है, रिसर्च स्टडी करनी होती है, जब उसने प्रॉपर कल्चर को ऑब्जर्व किया होता है, उसको एनालाइज किया होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक हमारा फोकस होता है कल्चर के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, वो कैसे डेवलप होता है, उसके क्या क्या पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये इसका पर्पज है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट टाइप है, इसकी लास्ट अप्रोच क्या है, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, एक है एक्सप्लोरेटरी और एक है डिस्क्रिप्टिव। तो हमने इसी वर्ड से याद करना है कि इसमें रिसर्चर क्या करता है, द रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक और डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमने उसको डिस्क्राइब करना है उस सिचुएशन को और उसको हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में हम कौन सी स्टडी यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। इसमें हमने किसी न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमने उस प्रॉब्लम के बारे में या उस एरिया के बारे में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी होती है ना, या फिर थोरो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसके बारे में न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू इंसाइट जनरेट करनी होती है, तो हम जो है वो ये स्टडी यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। बाकी इसका आउटकम भी वही होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने किसी भी क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन को जब आंसर करना होता है ना, या हमने किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, तो तब हम जो है वो ये यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, ताकि हम उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकें, उसको अप्लाई कर सकें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी चार अप्रोचेस थी, चार टाइप्स थी। तो यहाँ तक हमारा जो है वो हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना ये वाला, इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि हमने जब अब पूरा टाइप्स हमने सेलेक्ट कर लिए, कौन सी हम टाइप यूज कर रहे हैं, तो आगे हमारा जो प्रोसेस होता है, हमने सैम्पलिंग करनी होती है, उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ आगे इसका डिफरेंट पार्ट है, ठीक है।
डाटा एनालिसिस कैसे करना है, डाटा को कैसे हमने उसको इंटरप्रेट करना है, कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ना वो आज हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये हाफ चैप्टर जो था ना आज वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, इसमें टाइप्स, इसका टेबल जो हमने किया कंपैरिजन वाला वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसके जो देखे ना आउटकम्स, उसको हम पर्पस भी कहते हैं, तो आपने पर्पस जो है वो अंदर से ऐसे दो दो लाइंस कर लेनी है याद, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका टेबल हमने किया था करेक्टरिस्टिक वाला वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने मार्क करना है। तो यहाँ तक जो चैप्टर पूरा जो हमने किया ना हाफ, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से सैम्पलिंग एंड रिक्रूटमेंट से, ठीक है। ये पूरा लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, उसको रीड करना है प्रॉपर, ठीक है। जो भी आपका कुछ समझ ना आए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।